एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि प्रोग्राम बीएड से है एंड द पेपर इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। जो एजुकेशन या कोई भी टॉपिक पढ़ाने के एक टीचर के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो अपने बच्चों को क्या क्या डेवलपमेंट कराएगा, उसके बेसिस पे टैक्सोनॉमी दी हुई है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट एंड नेम्स मीन्स लॉ। तो इसका मतलब क्या है? ये एक लॉफुल और ऑर्डरली अरेंजमेंट है किनका? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का। मतलब जो एक टीचर पढ़ाता है उनका क्या पर्पस होता है, बच्चों में क्या क्या चेंजेस लाए, तो ऑन दैट बेसिस लॉफुल और ऑर्डरली अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे उसके बेसिस उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। द एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल or instructional objectives imply the changes that we try to produce in child। वही जो मैंने बोला कि ये वो चेंजेस होती हैं जो एक टीचर चाइल्ड में लाना चाहता है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफन कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को दूसरा नाम भी देते हैं दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको क्लासिफाई किया जाता है एंड स्किल्स दैट एजुकेटर्स सेट फॉर स्टूडेंट्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स या स्किल्स टीचर एक स्टूडेंट में सेट करना चाहता है उसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं। द टैक्सोनॉमी वॉज प्रपोज्ड in 1956 बाय बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने टैक्सोनॉमी जो है वो प्रपोज की थी। किन्होंने? बेंजामिन ब्लूम ने। ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ पे? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इन्होंने डिवाइड किया एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव 3 डोमेन्स में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव सिंपली आप रखेंगे दिमाग में वो डोमेन जो ब्रेन से रिलेटेड हो। ठीक, ब्रेन से रिलेटेड है, मैंने पता नहीं क्या बनाया लेकिन ब्रेन से। अफेक्टिव होता है जो हार्ट से रिलेटेड हो एंड साइकोमोटर जो हैंड से रिलेटेड होता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। लाइक अदर टैक्सोनॉमीज, Bloom's is hierarchical means that learning at higher level is dependent on having attitude, prerequisite knowledge and skill at lower level। मतलब क्या बोला जाता है टैक्सोनॉमी के मुताबिक? ये एक हायरार्कियल पैटर्न है जहाँ पे एक स्टूडेंट कोई चीज़ जब अच्छे से सीखता है तो उसके लिए कोई पहले से लोअर लेवल की नॉलेज उसने गेन की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है उसको बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म से पहले उन्होंने सेल भी पढ़ा होता है, फिर उन्होंने टिश्यू पढ़ा होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जानने के लिए उनको लोअर लेवल तक पहले पढ़ना होता है। प्री रिक्विजिट जो है वो चाहिए होता है ताकि वो हायर लेवल की नॉलेज गेन करे। तो इसको बोलते हैं, जो ये लोअर टू हायर अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक। गोल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज टू मोटिवेट एजुकेटर्स टू फोकस ऑन ऑल 3 डोमेन्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मकसद क्या था? कि मोटिवेट करे टीचर्स को, वो सारे जो 3 डोमेन्स हैं उन पे फोकस करे ताकि जब बच्चा इन तीनों में एक्सपर्ट हो तो लर्निंग जो है वो बेटर वे में होगी। जब वो दिमाग से अच्छे से कोई चीज़ समझेगा फिर उसको दिल से भी समझेगा, तो फिर जब उनको प्रैक्टिकली हाथों से करेगा तो लर्निंग जो है वो कभी नहीं भूलेगा और अटेन करेगा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें आता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव।
इस मकसद में क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे होती है, कैसे बेस रहती है, और फिर कैसे हायर लेवल पे एक इंडिविजुअल या स्टूडेंट पहुंचता है, वो हम देख लेते हैं। रिवॉल्व्स अराउंड नॉलेज, कंप्रहेंशन एंड थिंकिंग थ्रू ए पर्टिकुलर टॉपिक। पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे एक बच्चा अक्वायर करता है नॉलेज, उसको कंप्रहेंड कैसे करता है, फिर उसको सोच में कैसे, दिमाग में कैसे बिठा लेता है, वो इसमें आता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी वहाँ पे एम्फसाइज किया जाता था बस इसी डोमेन में, ठीक। वहाँ पे दिमाग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता था कि बच्चों को लर्न कराए, याद कराए। वहाँ पे इमोशनल वाला जो हार्ट या हैंड साइकोमोटर वाला डोमेन है उतना फोकस नहीं किया जाता था। इसकी हायरार्की जो है वो सेट की गई है, ठीक। पहले लोअर लेवल आता है, फिर धीरे धीरे हायर लेवल जो है वो ऑब्टेन करता है इन कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। पहले क्या किया जाता है इसमें, कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज जो है वो एग्जिबिट की जाती है, मेमोराइज किया जाता है चीज़ों को, ठीक। कोई भी टॉपिक जो है उसको मेमोराइज किया जाता है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट आते हैं या बेसिक आंसर्स आते हैं, ठीक। फिर आता है कंप्रहेंड। कंप्रहेंड में क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कंपेयर करना सीखता है चीज़ों को, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल सीखी बच्चे ने तो उसने मेमोराइज की। अब बच्चा कंपेयर करना सीखेगा सेल और टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। नॉलेज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट इज़, उनसे कुछ पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, तो वो उसका उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बच्चा हाउ वुड यू कंपेयर, यहाँ पे बच्चा कंपेयर भी कर पाता है डिफरेंट टॉपिक्स को। एप्लीकेशन में क्या होता है, ये नॉलेज जो है वो यूज़ की जाती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी क्वेश्चन बच्चे ने सीखा मैथ्स में फॉर एग्जांपल, अब वो उस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना जब सीखेगा प्रैक्टिकली, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। कैन यू ऑर्गेनाइज टू शो, या फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जो पूछेगा टीचर किसी बच्चे को, क्या आप डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उनको शो कर सकते हो आप। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाए और जब बच्चा नॉलेज को एप्लीकेबल करे तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर आता है फोर्थ लेवल एनालिसिस। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, एग्जामिन करता है और इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके सीखता है। ये हायर लेवल ऑफ जो है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है। अब ये लोअर था जहाँ पे सिंपल बेसिक कंसेप्ट सीखता है बच्चा, फिर उनको कंपेयर करना सीखता है और अप्लाई भी खुद ही करना सीखता है। फिर आता है ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन, वो करता है और एग्जामिन खुद ही करता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, जो टीचर ने पढ़ाया वो किस हिसाब से पढ़ाया, वो मतलब खुद ही अब पढ़ने लगता है। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप हाउ वुड यू क्लासिफाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है सिंथेसिस। अब बच्चा खुद ही कंपाइल इंफॉर्मेशन करता है, जब उसने कुछ चीज़ें सीखी फिर वो खुद ही कंपाइल करता है। कैन यू प्रिडिक्ट आउटकम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका बच्चा आंसर कर पाता है, या अब वो अडल्ट है जब वो एनालाइज या सिंथेसाइज करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन। अब वो इवैल्यूएशन, जहाँ पे जजमेंट दे सकता है वो, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस लेवल पे, डू यू एग्री विद, वहाँ पे अब वो जजमेंट दे सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन पे विद वैलिडिटी, क्योंकि अब उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो अब कोई भी जजमेंट पास कर सकता है। इसकी निमोनिक्स मैंने रखी है के का से। के मीन्स नॉलेज, सी मीन्स कम्प्रहेंसिव, एप्लीकेशन ए, एनालिसिस ए, सिंथेसिस एस एंड ई इवैल्यूएशन के का से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हायरार्कियल अरेंजमेंट किया गया है जो भी ऑब्जेक्टिव है कॉग्निटिव के, जहाँ पे टीचर ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि मुझे बेसिक से हायर लेवल पे कैसे एक बच्चे में दिमाग में जो है या उनकी इंटेलेक्ट जो है उसको बढ़ाना है। अब आते हैं हम अफेक्टिव डोमेन पे। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है, जहाँ पे एक बच्चा इमोशनली स्ट्रांग हो, वो किस हिसाब से किसी अदर ऑर्गेनिज्म का पेन या जॉय फील करता है, वो अफेक्टिव डोमेन में आता है। या द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली, वो इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं, वो रोते कैसे हैं, हंसते कैसे हैं, या फील कैसे चीज़ों को करते हैं, वो अफेक्टिव डोमेन में आते हैं, या जिसके साथ हार्ट रिलेटेड हो, ठीक।
टीचर का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए पढ़ाने के टाइम कि बच्चों को अफेक्टिव डोमेन के साथ भी रिलेट करें। Affective objective typically targets the awareness and growth in attitude, emotion and feelings. इन एटीट्यूड, इमोशन, फीलिंग्स में ग्रोथ कराना भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पढ़ाने के दौरान। फर्स्ट जो है बेस लोअर लेवल जो है इसकी इस हायरार्की की, दैट इज रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। फर्स्ट फॉर एग्जांपल जब बच्चा छोटा है तो वो सीख लेता है उसके घर में, फैमिली में। फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखिए, उनके घर में झगड़ा होता है, ठीक, तो वो क्या करेगा, या उसके पापा सिगरेट पीते हैं, तो वो उस टाइम रिसीव करता है। हमें लगता है बच्चा इनएक्टिव है, लेकिन वो बहुत एक्टिव होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो सब कुछ सीखता है। देन ही रिस्पॉन्ड, फिर वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। पेरेंट्स अगर झगड़ा करते होंगे तो उसके नेचर में भी वो झगड़ा वाला नेचर आएगा, या वो भी सिगरेट पीने लग जाएगा, स्मोकिंग करने लग जाएगा, या क्वारलिंग नेचर होगा उनका। फिर जब उसकी क्वारलिंग की वजह से वो इरिटेट रहेगा, उसको सभी डिसलाइक करेंगे, तो उस हिसाब से वो फील करेगा और वैल्यू करेगा कि मुझे झगड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर वो ऑर्गेनाइज करता है, जो चीज़ें उसको नेगेटिव इफेक्ट करती हैं वो नहीं करेगा, जो पॉजिटिव इफेक्ट करती है वो अपने कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस करेगा एंड कैरेक्टराइजेशन होगी फॉर्म उसमें। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे क्या आता है, जो भी आपके मसल्स है, जॉइंट जो है रिलेटेड होंगे, जो भी आप हाथों से प्रैक्टिकली करेंगे वो साइकोमोटर डोमेन में आता है। जहाँ पे एक टीचर का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए वो अपने बच्चे में ये भी इंट्रोड्यूस करे, जहाँ पे एक्टिवली बच्चा सीखे ताकि लर्निंग जो है वो बेटर हो, ठीक। टीचर के तीनों डोमेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कॉग्निटिव भी, साइकोमोटर भी और अफेक्टिव भी। साइकोमोटर का दूसरा जो नाम है जो हम बोल सकते हैं दैट इज कोनेटिव, ठीक, कोनेटिव, द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक ए हैंड और अ हैमर। कोई भी चीज़ को जब आप एक जगह से मैनिपुलेट, मतलब अगर जब कोई चीज़ आप हाथ से यहाँ से उठाओगे, यहाँ से ले जाओगे, तो वो रिलेट होता है किसके साथ, साइकोमोटर के साथ। सिंपली जो आप हाथ से काम करो या फिजिकली हाथ से जो भी काम करते हो आप, या हैमर उठाते हो, तो उसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव यूजुअली फोकस ऑन चेंज एंड और डेवलप इन बिहेवियर एंड स्किल्स। जो बच्चे में टीचर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बच्चे में बिहेवियर जो है वो डेवलप करें और स्किल्स उनमें बढ़ाएं, ठीक। Blooms and his colleagues never created subcategory, but other category have given. Others have given category. ब्लूम्स एंड हिज कलीग्स ने ऐसे तो ऐसे कोई सब कैटेगरी नहीं दी साइकोमोटर डोमेन की, लेकिन जो अदर कैटेगरी मतलब अदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है इसकी कैटेगरीज दी हुई है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव मूवमेंट। लोअर लेवल जो है रिफ्लेक्सिव मूवमेंट मीन्स जब बच्चा पैदा होता है वो ब्लिंक करता है, ठीक, बहुत बेसिक लेवल की मूवमेंट दिखाता है एक बच्चा, ठीक। फिर बच्चे चलना सिखाता है, बेसिक मूवमेंट दिखाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव जब बच्चा बस ब्लिंक करना सीखता है या हाथों की मूवमेंट करना सीखता है। बेसिक मूवमेंट में आता है छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो बच्चा करता है, मतलब चलना सीखता है। फिर आता है परसेप्चुअल मीन्स मूवमेंट जो है 2-3 साल बाद जब छोटे छोटे स्टेप्स या कुछ जब रोता है या कुछ ऐसे मूवमेंट्स करता है आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, तो उनको बोलते हैं परसेप्चुअल। जब उसको पेरेंट्स जो है कुछ बोलते हैं वो हंसता है या ऐसे कुछ मतलब मूवमेंट करता है हाथों की, या उसको बुलाते हैं वो चल के आता है, तो उसको बोलते हैं परसेप्चुअल, ठीक। फिर आता है फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी में जब बच्चा गेम्स सीखता है, गेम्स खेलना वगैरह, खेलना कूदना, स्किल्ड आता है। स्किल में क्या आता है, जब वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग जो फिजिकल मूवमेंट दिखाता है, ठीक। फिर आते हैं नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट। यहाँ पे डिफरेंट गेस्चर्स जो है
स्किल्ड गेस्चर्स, वो कोई भी लेक्चर या टॉपिक डिलीवर करने के दौरान या स्कूल में स्टेज पे जो गेस्चर्स, वो हैंड मूवमेंट या जो भी वो मूवमेंट जो है दिखाता है, वो आते हैं नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन में। तो ये थे हायरार्की थी किसकी? कोग्निटिव डोमेन या अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन की। तो ये ब्लूम ने नहीं दिए हुए थे, लेकिन बाकी जो अदर कलीग्स थे उन्होंने ये इसको दिया है। इसमें आते हैं डेव और अनीता, जिन्होंने ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन दी हुई है ऑफ साइकोमोटर डोमेन और कोग्निटिव डोमेन। अब अगर हम देखें, हम इनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, ठीक। कॉग्निटिव डोमेन शॉर्ट फॉर्म, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इसमें आता है नॉलेज, जो मैंने बताया हुआ है आप सबको। फर्स्ट बेसिक लेवल, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, जहाँ पे बच्चा नॉलेज अपनी एप्लीकेबल करेगा टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एनालिसिस, फिर वो एनालाइज करेगा बच्चे ने क्या क्या सीखा है। सिंथेसिस, जब वो डिफरेंट नॉलेज को कंपेयर करके कुछ नया कंसेप्ट सिंथेसाइज करे और फिर इवेलुएट करे, जजमेंट दी कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक। अफेक्टिव डोमेन में आता है रिसीव करता है बच्चा जो भी उसके एनवायरनमेंट में होता है, रेस्पॉन्ड करता है, फिर वो अपने कैरेक्टर में वो चीज़ें लाता है, एक्शन करता है, फिर वो वैल्यू करता है क्या सही है क्या गलत है उसके लिए, फिर कंसेप्चुअलाइजेशन करता है कि मेरे कैरेक्टर के लिए क्या सही है अकॉर्डिंग टू दैट देयर कॉन्सिक्वेंसेस, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर कैरेक्टराइजेशन करता है, अपने कैरेक्टराइजेशन जो है कैरेक्टर में अच्छे अच्छे जो भी उसके फ़ायदे के लिए वो लाता है और जो नेगेटिव है उसको आउट करता है। साइकोमोटर डोमेन में इम्पल्शन मीन्स जो भी बेसिक मूवमेंट बच्चा दिखाता है, ब्लिंकिंग वगैरह, इमिटेशन करता है, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन करता है, मैनिपुलेट करता है अपने एक्शंस को, फिर कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है, क्या मतलब सही रहेगा, मूवमेंट्स कौन सी सही रहेगी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करता है, फिर कंट्रोल आएगा फिफ्थ में, कंट्रोल करते हैं अपने एक्शंस, क्या सोसाइटी में अच्छे एक्शंस रहेंगे और क्या नहीं, स्किल अपने अंदर डेवलप करता है, और फिर हैबिट फॉर्मेशन करता है, ठीक। अपने हैबिट्स में वो स्किल लाता है। तो ये थे क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट। अगर आप सबको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं बोर्ड पे लिखूं। देखिए, बोर्ड पे मैं बस सिंगल पॉइंट लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे ये मैं एक एक वर्ड में लिखूं तो वो टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से वीडियो भी बड़ा होगा बोर्ड पे। ये मैं पहले से इसीलिए लिख के लाती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। तो बोर्ड पे अगर मैं लिखूँगी, मैं सिंगल पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखेगा और आप नोट भी नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस इसीलिए मैं जो है नोटबुक प्रेफर करती हूँ, जिस पे मैं अच्छे से लिख भी सकूँ और आप देख भी सको, और आपका जो 16 मार्क का क्वेश्चन है उसमें भी हेल्प हो, वरना मैं बोर्ड यूज़ कर सकती थी। तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दैट कि मैं बोर्ड यूज़ करूँ। आप भी मेरे लिए ही बोल रहे हो, या अपने जो भी टॉपिक आपको अच्छे से समझना हो तो आप भी अपने लिए या मेरे लिए बोल रहे हो, लेकिन मैं नोटबुक इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ, जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आए और 16 मार्क के क्वेश्चन के लिए सफिशेंट हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। वीडियो अच्छा लगा तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो आपको कैसा वीडियो लगा, एंड सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं। आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एजुकेशन एम्पावरमेंट। आप बने रहिए, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाऊंगी और आपकी हेल्प करूँगी, जो भी आपका टॉपिक हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।